Now let's see about the national movements of the colonies. So primary reason for the support of super blocks and the gainment of independence is about the nationalist movement going on the colonies. ठीक है ना? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिक्टेटर गवर्नमेंट बनेगी, फिर इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट कॉलोनी बनेगी, फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, फिर से वो प्रोसेस चलते रहेगा। क्योंकि केवल क्या बदलता है, चेंजेस इन आइडियोलॉजी बदल जाती है लोगों की। हर एक पार्टी का, हर एक कंट्री का, हर एक मुद्दे का एक आइडियोलॉजी होता है, एक विचारधारा होती है। जो विचारधारा से लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी पावर आ जाती है। ठीक है, देखते जाइए। तो जब भी कोई एक विचारधारा आएगी तो उससे हर कोई सहमत तो नहीं होगा, कुछ सहमत होंगे, कुछ सहमत नहीं होंगे। सब अपने अपने किसके इच्छा और मर्जी के मालिक हैं। देखिए क्या होता है, द क्रेडिट ऑफ क्लोजिंग चैप्टर ऑफ कम्युनिज्म गोज टू द पीपल मूवमेंट, स्पेशली those which are the lower caste, most exploited people. They began to revolt and to maintain the fairness and the dignity of imperialism. One class is totally deprived from their rights and fully exploited by everyone. जब वही क्लास जिसको सब शोषण हो रहा है वही रिवॉल्ट करने लग जाए, जिनके उनमें डर और डर खत्म हो जाए, डराने वालों का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार दिया था। उनके मन में इतना डर खत्म हो गया था, मतलब जीने का चाहत खत्म हो गया था, कहने का मतलब। तो वो लोग अब मर के ही मारेंगे ऐसा वाली स्थिति हो। तो ब्रिटिश ने शुरुआत में जब भारत में आते हैं तो अपर कास्ट के सेक्शन को देख करके, लोअर के सेक्शन को देख करके वे उन्हीं लोगों को आर्मी में भर्ती करने का प्रयास करते हैं जिनके पास चीप लेबर हो। इसके अलावा हाई, अच्छा भाई जो शुरू से काम धाम में लगा हुआ है, मेहनत पानी करवा रहे हैं, उससे वो ताकतवर तो होगा ही। और मान सम्मान चाहिए तो मान सम्मान उनको आर्मी और पुलिस में भर्ती होकर मिलता है। तो वे लोग ब्रिटिशर्स को पूरे भारत में राज दिलाते हैं। बाद में राजा महाराजा लोग डर के मारे उसके साथ हो जाते हैं। फिर जो पावर में रहते हैं उनको हाथ में हो गया, फिर उनका काम खत्म हो गया, तो उन्होंने टेम्परेरी सम्मान मिलता है, मान के चलिए। देखिए, इंडिया विटनेस आदिवासी एंड पेजेंट रिवॉल्ट फ्रॉम अर्ली 1950 टू 1950 तक। अब आदिवासी और पेजेंट रिवॉल्ट तो शुरू से चले ही आ रहा है। और जो एनिमेट राजा महाराजा लोग का नाम जो सुर्खियों में चला, उन्हीं लोग का नाम रानी लक्ष्मी पढ़ोगे, उसी को बोला छात्र जानो, रिवॉल्ट ही करे जाना मानो। इसके अलावा रानी दुर्गावती, रानी रंभावती, कितने सारी रानियाँ हुई, कितने राजा हुए, लेकिन वो अलग अलग समुदाय के लोग थे, एसटी से बेसिकली उनका नाम नहीं आता है। सो ये भी क्या है, इतिहास में छुपा लिया जाता है। इसे हैव टू चेक द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द हिस्टोरियंस। देखिए, दिस इंक्लूडेड द 1985 रिवॉल्ट, संथल अपराइजिंग, 1910 भूमकल रेबेलियन इन बस्तर, तेलंगाना प्रेजेंट्स अपराइजिंग फ्रॉम 1946 टू 1950। ये लोग कौन है जो ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। अब जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर चैप्टर आएगा सोशल स्टडीज़ में 14 में, द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इतना जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना इंपॉर्टेंट क्यों था, पढ़ेंगे। देखिए, दिस रेबेलियन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू। पहला क्या था, चैलेंज द कॉलोनिकल पावर इवन इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल। सेकंड, द चैलेंज द इंटेलेक्चुअल कॉलोनिज्म बाय विच द रूलिंग पावर सॉट टू इंडोक्ट्रिनेट द पीपल इन द कॉलोनीज। ठीक है ना, तो दोनों को चैलेंज करता है तो उसकी नींव हिलाने का प्रयास होता है कुल मिला के। दिस रिवॉल्ट सर्टनली लेफ्ट देयर इम्प्रिंट एंड इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ कॉलोनाइज पीपल इवन देयर वे आर नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट द कॉलोनियल पावर। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उनको क्या क्या प्रेरित करने वाला सीन किया। अब तमिलनाडु में जाओगे तो पहला रिवॉल्ट होता है, उनके बारे में एक पिक्चर बनी हुई है। उनकी गर्दन को उड़ा करके साल भर के लिए किले पर लटका दिया जाता है, दिखाने के लिए जो रिवॉल्ट करेगा उनके साथ ऐसी होगा। लेकिन उनके ऐसा करने से, नरसिम्हा राव नाम रहता है उनका पिक्चर ही बना हुआ है। तो नरसिम्हा राव वॉज द फर्स्ट ऐसी कैटेगरी पर्सन हु डिफीटेड ब्रिटिशर्स इन एंड रिवॉल्ट सेक्शन। तो वो राजा होते हैं अपने एरिया के, तमिलनाडु सेक्शन के, कर्नाटका तरफ से। तो मद्रास प्रोविंस के उनमें से एक छोटे से कब्जे के राजा होते हैं और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते हैं। और लास्ट में उन्हीं के लोग जो उनके चाटुकारिता होते हैं अंग्रेज़ों वाले, ये खुद के लोग खुद ही मरवाते हैं। तो खुद के लोग जो हैं खुद ही के लिए घाटा होते हैं, है कि नहीं। तो उन्हीं लोगों ने क्या किया, उनका रास्ता बटा करके, उनका ब्रिटिश का साथ दे करके अपने लोगों को मरवा दिया। तो लास्ट में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी गर्दन को काट के साल भर के लिए किले पर लटकाया जाता है। वैसे ही पहले शुरुआत में जब रिवॉल्ट हुआ करता था तो प्रेजेंट्स के आदिवासी से गर्दन को उड़ा करके किले में, रोड में सजा दिया करते थे ताकि लोग देख कर डरें। तो डर का माहौल बनाओगे तभी आप क्या कर पाओगे, कॉलोनी में कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि उस समय रूल नियम किसी के लिए नहीं है। देखिए, दिस रिवॉल्ट वे सडनली लेफ्ट इम्प्रिंट है ना। तो उन्होंने क्या किया, इसी डर को हटाने के लिए एक विचारधारा छोड़ गए। अब कितना सहेंगे हम लोग, चलो रिवॉल्ट करें, तो मरना तो है ही। नेक्स्ट देखिए, ये जो सेक्शन है, आर्म्ड रेबेलियस, पेजेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स
एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। एक्चुअल में कौन होता है? ये वो सेक्शन है जो 85% पूरे कंट्री का हिस्सा है और एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा है। इसी से आप लगान वसूल करोगे, इसी से काम का सब करोगे। अब यही लोग नहीं होंगे तो आप राज इस पे करोगे, ठीक है ना। तो जब यही लोग क्या करने लग जाएं, रेविजन करने लग जाएं, तो समझ जाइए कि मूवमेंट ऑफ फ्रीडम बहुत ही स्ट्रांग है। तो यह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, चाइना टू हैड ए नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगेन इन 1911, ठीक है। बाद में वो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन बन जाता है, ठीक रिवोल्यूशन, ठीक रशिया की तरह, ठीक है। इस वजह से कम्युनिज्म के चलते अभी चाइना सबसे डेवलप कंट्रीज में नाम आता है उसका, लेकिन वहाँ के लोग बड़े बुरी तरह से जीते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर बताया मैंने, जो पहले के प्रेजेंट वर्कर्स थे उन्होंने पार्टी पे कब्जा, कंट्री पे कब्जा कर लिया, मतलब इनसे बोलते वो पावर में आ गए। अब वो उनको तड़पाते हैं जो उनको पहले तड़पाया करते हैं, जो रशिया में से हो रहा है, जर्मनी में चल रहा है, सब जगह, ठीक। जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्शन है वहाँ से चलता है, सोशियोलॉजिकल लाइन चलता है, मतलब वो सामाजिक स्तर पर जो लोग पहले गलत थे और उनकी पीढ़ियाँ भुगत रही हैं सालों साल तक। देखिए व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ कॉलोनीज फेसिंग द नेशनल मूवमेंट्स। पहला क्या है, पीपल इन द मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल कम्युनिटीज बेसिस ऑफ ट्राइब, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन। एरिया हिसाब से, कास्ट या ट्राइब से बहुत सारे अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे, क्योंकि एकजुट करना बड़ा मुश्किल था। कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी, कोई स्पिरिट नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए बाद में जो गाने बजाने बनाए जाते, जाना गाना माना, वंदे मातरम, जो फॉलो करनी बना, ये गाना क्या है, नेशनल स्पिरिट को जोड़ता है, ठीक है। एंड पीपल वर्क फॉर द गुड ऑफ सिटीजन, ऐसा कोई था ही नहीं। अब जो उसको जोड़ने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या था, केवल यही था कि वो फॉरेन जो रूल था, ब्रिटिश रूल था, वही उनके खिलाफ होना, तो वही उनको जोड़ने का कारण बनता है, ठीक है। इसके अलावा लोग राजा वाजा के समय से ही अपने राज्य में भेदभाव, चुनाव तो झेल ही रहे हैं, है ना। ब्रिटिशर से पहले वहाँ पर मनुस्मृति का लॉ चला करता था, या ट्राइबल कास्ट सिस्टम चले पड़ा है, या ब्राह्मणवाद बोल सकते, मनुवादी बोल सकते हो इसको। और भी बहुत सारे अपने अपने कल्चर में आदिवासी लोग का अपना अलग दिक्कत, एसटी लोग अपना दिक्कत, ओबीसी वालों को अपना अलग कास्ट सेक्शन, बड़ा ही तकलीफ, एक से एक सब अपने अपने डिवीजन में चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एक कॉमन प्लेटफॉर्म को मिला, वो क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज का, प्रिंट मीडिया का, ठीक है। सो जो प्रिंट मीडिया और जो इंग्लिश लैंग्वेज मिला, ये क्या किया, ये जो फॉरेन लोगों ने लाकर अपने रिसोर्स यहाँ दिए थे, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो गए, ठीक है। इसको याद रखिए। तो ये चैलेंजेस बाद में क्या होगा, फायदेमंद है। पाँचों पॉइंट देखिए। द सेकेंड चैलेंज और जो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स इन द कॉलोनीज वर मोस्टली एजुकेटेड इन द मॉडर्न लिबरल ट्रेडिशन। देखिए वे मॉडर्न ट्रेडिशन में लिबरल थे, मतलब सब प्रकार के भावनाओं को समझते थे, पढ़े लिखे हो गए थे। तो लेकिन जो बाकी लोग थे वो कैसे थे, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में नहीं थे, वो कैसे थे, वो लोग वे पुराने ख्यालात के लोग हुआ करते थे, ठीक है, और वो पुराने रीति रिवाज को माना करते थे, इसलिए उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल था। थर्ड पॉइंट देखिए, एजुकेटेड नेशनलिस्ट लीडर्स मोस्टली बिलोंग टू द वेल्थी एंड एलाइट क्लास। इसीलिए वे पढ़ लिख सकते थे और आगे आ सकते थे, लेकिन जो पुअर क्लास थे उनको उतना आगे जाने का अवसर नहीं मिलता था, भले कितना में टैलेंट रहे, ठीक है। इसीलिए जो पुअर क्लास होते थे वो एक्सपर्ट आया करते थे, है कि नहीं। जितने परमानेंट लीडर्स हुए, है ना, वही सबको, भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, तो अभी बहुत सारे और जो परमानेंट पटेल हो गए, शास्त्री जी हो गए, इन लोग को राजा महाराजा लोग जो है दे दिए, तो वो लोग आगे निकल गए। देखिए और आगे देखिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, in addition primary education has a wider reach in Indian population than in other countries with many colleges and universities for higher education also being established। बाद में क्या होता है, ब्रिटिश रूल के दौरान जब बाद में सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया जाता है, तो इस दौरान क्या किया जाता है, उनके लिए स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं प्राइमरी, ताकि सभी लोग को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। दिस एजुकेशन सिस्टम हेल्प द इमरजेंस ऑफ एनएवर मिडिल क्लास दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल क्लासेस, कास्ट, रीजन्स। इस तरह से मिडिल क्लास क्या होता है, उसमें सब पॉवर्टी क्लास उठकर ऊपर आए होते हैं, इकोनॉमिक क्लास दूसरा उसको मिडिल क्लास कहते हैं। तो अब उनको पुअर क्लासेस को वहाँ पर आगे आने का अवसर मिल गया इससे। तो इससे क्या हो गया, एक नेशनल मूवमेंट और फायदा हो गया, ठीक है। देखिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द चैलेंजेस कॉलोनीज फेस ड्यूरिंग दी नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये 5 क्वेश्चन, 5 पॉइंट सबको लिखना है। अब ये अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं इंडिया में क्या हुआ। पहले पेजेंट वर्कर, आदिवासी ने, यूथ ने कंट्री की कॉलोनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी इसमें लीडरशिप रिज्यूम कर रही थी, गांधी जी लीडर थे इसके, बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर क्या होता है, इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या आता है भारत में, कि ये नेशनल यूनिटी के खास साथ जो लोग अंदर थे, है ना, वो लोग खुद के फ्रीडम के लिए तो पहले से लड़ते आ रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स भी हैं, वो लोग भी आ गए, तो अब खुद के लोगों को साथ होना चाहिए, दूसरे भी साथ नहीं हो रहे हैं। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित से उनको सबको थोड़ा तकलीफ था, दिक्कत था
कि दलित लोगों को क्या होगा जब वो भारत इंडिपेंडेंस गेन कर लेगा। तो इसके अलावा मुस्लिम कोई सीन था, क्योंकि मद्रास में सब में ज़्यादा लोग वही लोग रहा करते थे। बाद में जो मोहम्मद जी लेते हैं मुस्लिम कंट्री के लिए ऑर्गेनाइज कर देते हैं और मतलब मांग कर देते हैं, तो गड़बड़ आती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये क्लेम करते हैं कि सारे नेशनल पार्टी सारे नेशन के इंटरेस्ट को वो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी अलग होती है। एक्सप्रेशन तो खुद ही चल रहा है। जब सत्याग्रह चल रहा होता है तो उससे पहले अम्बेडकर जी क्या करते हैं, वो पानी सत्याग्रह करते हैं, वाटर सत्याग्रह करते हैं, जिसमें तालाब को बहुत हज़ार लोगों को फॉलो ला करके तालाब के पानी को पहले पीना अलाउ नहीं था, तो तालाब के पानी को पी करके सत्याग्रह वाटर सत्याग्रह को करते हैं। उसके बाद गांधी जी उसको रिटेलेट करने के लिए वहाँ पर एक और डांडी मार्च करते हैं, जहाँ पर सॉल्ट वाले बंदों को छुड़वाते हैं। तो इतिहास में आपको ये दो तरीके पढ़ाए जाएंगे, एक पानी की लड़ाई कर रहा है और एक लेबर की लड़ाई कर रहा है। तो पानी ज़्यादा जरूरी है कि लेबर ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? तो इस तरीके से समझिए, इतिहास में मौसी जी को छुपा लिया गया। ठीक, जब सेकेंड ट्राइबल कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 4 बच्चे की मृत्यु जाती है। तो उनसे कहा जाता है कि आप उनकी कसम करनी में अर्थी में तो रुकिए, उनको मार दिया जाता है ताकि वो जा ना सके। तो सब अपने बच्चों को छोड़कर वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ये कहकर कि मेरे हज़ारों बच्चे क्या हो जाएंगे, अन्याय हो जाएगा। इस तरीके से वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या फिर अपने सेक्शन के लोगों के लिए, आदिवासी के लोगों के लिए बात को रखते हैं। और उनको संविधान में और उनको पढ़ने लिखने का अधिकार जो होता है 1919 के बाद जो 10 साल 25 साल लोग पढ़ लिख पाते हैं और मिडिल क्लास बन के आगे नेशनल में योगदान देते हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से होता है। ओबीसी एसटी वाले लोग वही आगे चल के क्या होते हैं, नेशनल मूवमेंट के बैकबोन बनते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी ने बाकी लीडर्स ने इसका मांग ही नहीं किया, ठीक है, वो तो देश दुनिया बांटने में लगे हुए थे, देखते जाइए, ठीक है। बट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इंडियन रिसेशन, ब्रिटिश रूलर्स बिगेन एक्साइटिंग डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप्स टू टेक देयर क्लेम्स, टेलिंग दैट कांग्रेस पार्टी वुड नेवर रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये भी सही था। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग के लीडर होते हैं और सेपरेट कंट्री पाकिस्तान के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है। और देखिए, आर्मी एंड नेवी ऑल्सो थ्रेशोल्ड रिवॉल्ट चल रहा होता है विद रिवेज ऑफ सेलर डिफरेंट अरेबियन सी फ्लीट रिसीविंग टर्मिनल सपोर्ट फॉर पीपल। इस तरह से आगे अरेबियन सी फ्लीट में जो नेवी गया होता है ब्रिटिशर्स का, वो भी रिवॉल्ट कर देता है ताकि लोगों को सपोर्ट कर सके। नेवी अगर चला जाए तो उस समय कंट्रीज में ट्रेडिंग चलता था, ट्रेडिंग खराब हुआ तो ब्रिटिश लोग जाएंगे कैसे? तो बहुत बड़ा बैकबोन टूट गया उनका। देखिए, और वोलेटाइल सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्यूटिफाइड इंडिया बाय कार्विंग आउट ए न्यू कंट्री कंप्रोमाइजिंग मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। तो 500 ओल्डली स्टेट्स को बाद में फ्रीडम डिसाइड देने के बाद उनको एक से इंटीग्रेट करने का अवसर मिलता है। और पाकिस्तान को और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, इस पाकिस्तान दो कंट्री अलग बनाया जाता है। अब ये कंट्री क्या होता है, कैसे बन गया, ये प्लानिंग रहता है पहले से उनका कि अब यूएसए और यूएसएसआर तो वही सुपर पावर बन ही गए हैं। तो यूएसए जो है पहले से मोहम्मद अली जिन्ना को बैक करती है कि हम आपको सपोर्ट देंगे और बाद में अपना कंट्री आगे कर सकते हो। तो जिन्ना जो है मुसलमान को लेकर के जम्मू कश्मीर पहले अटैक कर देता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, तुरंत अटैक करता है, कश्मीर की हिस्से को ले लेता है, पाकिस्तान के बाद कश्मीर, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। देखिए, इंडोनेशिया में क्या होता है, इंडोनेशिया में सेम कहानी होती है इसकी। यहाँ देखिए, यहाँ सब याद रखिए, जो बहुत ही लार्ज स्टेट जम्मू कश्मीर हैदराबाद, ये लोग क्या करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस को बनाए रखना चाहते हैं, बाद में ये लोग मिल जाते हैं, ठीक है। इसका श्रेय आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडोनेशिया को देखिए, इंडोनेशिया बहुत छोटे आइलैंड सबसे एशिया है, साउथ एशिया में, जो उस समय हॉलैंड नेदरलैंड से कंट्रोल में था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, जर्मनी हॉलैंड को हरा देता है। तो अब जर्मनी का किसा तो इंडोनेशिया का जो कंट्रोल है वो अपने एलाइड जापान को दे देता है। अब जापान उनको इंडिपेंडेंस देना चाहती है सेम टाइम में, लेकिन कॉलोनी बनाए रखते हुए, इसलिए वो रूथलेसली उसके सारे फॉरेस्ट और रिसोर्सेज को अपनाती है अपने डेवलपमेंट करने के लिए। जापान जो है ना, कमर्शियल क्रॉप्स को काट देती है, लोगों को फोर्स में भेज देती है। सारे नेशनल यूनिट जो उस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो डच कंट्रोल डच मतलब ब्रिटिश कॉलोनी से, वे क्या होते हैं, जेल में चले जाते हैं। उसमें से सुकरानो जो हैं वो भी जेल में होते हैं 10 सालों के लिए, जो पहले से पहले से आंदोलन कर रहे थे। जब जापान टेक ओवर करता है तो वो जैपनीज़ लैंग्वेज प्रमोट करता है, तो शुक्रानो का छोड़ देते हैं उसके बाद। तो उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है आगे चल के, और 1945 के दौरान क्या होता है, शुरू में अभी नहीं तो वही 1982 के दौरान तो जीत लेता है जर्मनी उसको। 1945 के दौरान क्या जापान जो है हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2 को। उसके कंसेंट से शुक्रानो जो है नया गवर्नमेंट बनाता है अपना, ठीक है।
ठीक है, क्या करते दिखते हैं, जापानीज फेस डिफीट इन द वॉर, मीनवाइल द ब्रिटिश आर्मी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस कंट्रोल ओवर इंडोनेशिया एट द टाइम ट्राइड टू ब्रिंग बैक द डच administrative officials. The Indonesians slowly opposed the movement, launching attacks on the British army at many places. ठीक है, लेकिन शुरुआत में ब्रिटिश को हरा देती है, बाद में फिर से इंडोनेशिया गेन कर लेती है। इस तरीके से देखिए, on one reason British were keen to hand the colony back to Holland as quickly as possible was that most of the British soldiers serving in the Indonesia were Indians, who were also in favor of both India and Indonesia gaining independence. ठीक है, यहाँ देखिए, they not try to divide Indonesia, यहाँ वो फेल हो गए। They not try to divide Indonesia into several independent states, one of them ruled by Sukarno-led government. Sukarno was forced to accept this solution under pressure from Britain and America. उसको पावर चाहिए, but this gave rise to armed communist insurrection and brutally suppressed with much bloodshed. खूब मार काट से क्या होता है, वो सुकरानो गवर्नमेंट गिर जाता है और डच आर्मी जो है अपने कंट्रोल को दोबारा इस्टेब्लिश कर लेती है और उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। बाद में यूएनओ और सबके फेरबदल से 27 दिसंबर 1949 को उसको ऑफिशियली डच रूल को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा होता है, हमने पढ़ चुके हैं, टेराफोर्टी पढ़ेंगे नॉन आइलैंड मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, और बंगलो में कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें 29 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एशिया अफ्रीका के पार्टिसिपेट करते हैं और ये करते हैं कि हम एक दूसरे का सहायता करेंगे पीस इस्टेब्लिश करने में। अब इंडोनेशिया ट्राई करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन पहले जनरल इलेक्शन के बाद ही क्या होता है, बहुत सारी पार्टी आ जाती हैं और अंततः इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडोनेशियन कम्युनिस्ट पार्टी ग्रो कर जाती है। ठीक है, और वो सुकरानो को क्या करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, तो सुकरानो प्रेसिडेंट बनता है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के रोल के ऊपर। अब देखिए, लैंड रिफॉर्म लॉ वॉज ऑल्सो एनेक्टेड अंडर विच लैंड और शिफ्ट द पुअर प्रेजेंट्स। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी जब पावर में आती है तो पहले पुअर प्रेजेंट्स को अपने हिस्से में लेने के लिए और सारे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लोग खुश हो गए। अब यहाँ से देखिए, कम्युनिस्ट पावर को मेंटेन करने के लिए अमेरिका कैसे अपने यहाँ पर ड्राइव करने का प्रयास कर रही है ताकि वो उस सेक्शन को छोड़ दे, और यूएसए और इंडोनेशिया या रशिया के चक्कर में कैसे इंडोनेशिया के लोग मरते हैं। अमेरिका भी प्रेजेंसी इन द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस और ड्राइव इंडोनेशिया टू रशियन ब्लॉक। ठीक है, अब वो डर रही है, सो वो क्या करता है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को प्रमोट करने का प्रयास करता है। जितना भी वर्ल्ड में जो कंट्री इस्लामिक कंट्रीज प्रमोट कर रहा है ना, वो अमेरिका है, ताकि कम्युनिस्ट सेक्शन आगे ना जाए। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में प्रिंस चलता है, बहुत सारी चलती हैं, और देखते जाइए क्या लिखा हुआ है, सुकरानो डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट रूल विद द बैकिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज दस पुटिंग एन एंड टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस तरीके से क्या होता है, इस्लामिक फॉर्मेंट्स को जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा होता है, तो सुकरानो क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल लगा करके समस्त लोगों को जो इस्लामिक लोग थे उनको जेल में लगा के पार्लियामेंट सब ख़त्म कर देता है। अब इस तरीके से क्या होता है, पूर्ण रूप से फिर से जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई चल रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में डिक्टेटरशिप हो गई अल्टीमेटली। यहाँ पर देखिए, मैनी अपोजिशन पार्टीज वर संस्कृति बैन कर दिया जाता है। ग्रोइंग कम्युनिस्ट पार्टी पोजेड सीजिंग पावर अब टू प्रिवेंट दिस ए फैक्शन ऑफ इंडोनेशियन आर्मी लॉन्च ए मासिव कैंपेन टू एडिकेट कम्युनिज्म। और वो रातों रात क्या करते हैं, एज वेल एज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, भाई दोनों के लिए दोनों ही घातक थे, है ना, दोनों ही क्या थे, घातक थे। कम्युनिस्ट कैडेट्स वे स्लॉटर्ड ऐसे ऑन मास स्केल, जो समस्त कम्युनिस्ट लोगों को मार देते हैं मास स्केल पे, साथ इस्लामिक लोगों को भी मार दिया जाता है और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ये यंगस्टर्स होते हैं, लिबरल लोग होते हैं जो शांति विस्तार चाहते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, वहाँ देखिए इंडोनेशिया में बहुत सारी आबादी किसकी है, मुसलमानों की, हिंदुओं की है, लेकिन वहाँ पर हिंदू खाता वाला सीन नहीं है क्योंकि वहाँ पर एसएस वाले पार्टी लोग नहीं है ना, तो वहाँ पे जो झगड़ा करने वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो लोग नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी खत्म हो गई क्योंकि वहाँ के लोगों ने ऐसे 5 लोगों को निपटा के शुरू से ख़त्म ही कर दिया। देखिए, सुकरानो और ऑस्ट्रेलिया एंड द आर्मी इंस्टॉल सुहार्टो से प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया विद अमेरिका बैकिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। इस तरीके से रशियन ब्लॉक खत्म हो जाता है, अमेरिकन ब्लॉक आ गया और सुहार्टो गवर्नमेंट 1998 तक रूल करता है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आ जाती है अमेरिका में, इंडोनेशिया में, समझे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कंट्री में 2 पावर ब्लॉक के हस्तक्षेप से लोगों की मृत्यु भी होती है, सुधार भी होता है और डेमोक्रेसी भी आती है। डेमोक्रेसी चली जाती है, फिर से आती है, फिर चली जाती है, प्रोसेस जारी है। वियतनाम सबसे दूसरा कॉन्सेप्ट इस वियतनाम इज़ द टेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है। वियतनाम देखिए 20वीं सेंचुरी से चला, तो वियतनाम द पुअर पेजेंट्स वेस्ड लॉन्ग फॉर्मेटिव अगेंस्ट द वर्ल्ड 2 पावरफुल नेशंस टू गेन द फ्रीडम। तो वे लोग अपने कंट्री को प्रेम करते थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई किया। ठीक है, और कैसे लड़ाई किया बताओ लोगों ने, नेचुरल जो टनल होती है अलग अलग, उसमें सोल्जर छुप कर अमेरिकन लोगों को मारा करते थे, है ना।
देखिए यहाँ ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन चीज़ें इस्तेमाल की गई जिसका ठीक ठिकाना नहीं है। वियतनाम अलॉन्ग विद नेबरिंग कंट्रीज लाओस एंड कम्बोडिया वेयर फ्रेंच कॉलोनीज थे। अब यहाँ फ्रेंच जो है, यहाँ पर आपको बताया था कि नए प्रकार का आप वो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, टर्म पढ़ोगे, न्यू कॉलोनिज्म पढ़ोगे। फ्रांस स्टेटेड इज देयर 3 कॉलोनीज सोर्स ऑफ फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल्स फोर्सिंग द प्रेजेंस टू ग्रो फूड क्रॉप्स एंड इंटरनेशनल मार्केट। जब ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, तो फूड ग्रेन के प्राइस पूरे गिर जाते हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट्स होते हैं वियतनाम के पूर्ण रूप से लैंड बेचने के लिए और टैग उसमें काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अब फ्रेंच लोगों को एजुकेटेड मिडिल क्लास तो चाहिए नहीं था, तो उन लोगों ने कभी वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया ही नहीं भारत की तरह, ठीक है। भारत में विशेष तो बनाते लेकिन फ्रांस वाले बनाते ही नहीं वहाँ। द वेटनीस हैड टू गो फ्रांस टू परस्यू हायर लैंग्वेज। अब जो वेटनीस हैं, जो पैसा कौड़ी वाले लोग तो फ्रांस जगह पढ़ लिख कर आ रहे हैं। डिस्पाइट दिस रिस्ट्रिक्शंस ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू परस्यू द एजुकेशन अब्रॉड एंड रिटर्न होम। इसके अलावा बहुत से लोग वहाँ जाकर आ जाते थे, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान कैप्चर्ड वियतनाम। द नेशनलिस्ट वियतनामीज लॉन्च द वियत मिन मूवमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो ची मिंग विद सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर। अब जापान कैप्चर कर लेता है इंडोनेशिया को भी, वियतनाम को भी, तो वो कॉलोनी बनना नहीं चाहता। कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट के लिए, रशिया के सपोर्ट से वे यहाँ पर लॉन्च करते हैं एक मूवमेंट को। जापान 1945 में जब डिफीट करता है तो वियतनाम एक आर्मी बना करके पूरे इसको फ्रेंच कॉलोनी को कैप्चर करके उनको हरा देता है, ठीक है, ठीक है। अब फिर फ्रांस जो है उसको दोबारा टेक ओवर करना चाहता था, है ना, पपेट गवर्नमेंट बना करके। तो फ्रेंच आर्मी इसको होचिंग मिंग को दोबारा क्या करता है, हरा देता है। लेकिन बाद में 1954 में जेन गे पर दोबारा ही फ्रेंच आर्मी को हरा करके पूर्ण रूप से सरेंडर करा देता है, सबको मार देता है और डिफीट करा देता है। इस तरह से वहाँ पर फ्रांस का रूल खत्म हो जाता है। अब यहाँ से देखिए अमेरिका और रशिया कैसे एंट्री होता है। अमेरिका कंसर्न था कि कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ने से वहाँ का वो इंटरवेन नहीं कर पाएगा और वहाँ के नेशनलिस्ट को ले नहीं पाएगा। सो क्या करता है, फ्रांस से मदद लेवाते हुए पपेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है साउथ वियतनाम में। अब दो वियतनाम का, साउथ और नॉर्थ वियतनाम। द कंट्री वॉज थर्स ब्रिगेड, दो में टूट गया, तो भारत को तोड़ देगा पाकिस्तान और इस पाकिस्तान में वैसे ही। Over the North Vietnam, with Hanoi as the capital and a former king becoming the head of the government in the American government South Vietnam। अभी पपेट है, कौन है, पुराना राजा, अपर क्लास जो था पहले से, उसको अपना पूरा राज्य संभालना है, राज्य मिलेगा कि लालच में क्या करता है, केमिस्ट्री अमेरिका को बात मान लेता है। देखिए, द अमेरिकन डिप्लॉयड देयर आर्मी इन द साउथ वियतनाम टू प्लीज सेविंग द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ से कम्युनिस्ट कंट्रोल नॉर्थ वियतनाम लॉन्च लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम एबॉलिशिंग फ्यूडल लॉर्डिज्म। अब देखिए कम्युनिस्ट सेक्शन में पहले वहाँ के लोग खुश हो गए, है ना, उसको फेडरल लॉट को हटा दिया गया, लोग अपने लोगों को सोशोलॉजी में, सामाजिक स्तर पर इक्वालिटी में जी रहे हैं, सबको ज़मीन मिल गई है, वो लोग खुश जी रहे हैं। देखिए, विथ एन अपर लिमिट बिंग सेट टू हाउ मच द पेशेंट कैन पुट, एक लिमिट सेट कर दिया कि कितने को मिलेगा पैसा और कितना उसको लैंड मिलेगा। थाउजेंड्स ऑफ फ्यूडल लैंड ओनर्स वर किल्ड एंड द प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट, हज़ारों फ्यूडल लॉर्ड्स को मार दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया। विथ पुअर पेजेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बिकमिंग ओनर्स ऑफ देयर लैंड आफ्टर मैनी जनरेशंस, ठीक है। दे बिकेम सपोर्टर्स ऑफ वेट मिन्ना, इसलिए सब वेट मिन्ना के बहुत सपोर्ट कर देते हैं। भाई कोई भी इंसान गवर्नमेंट बनाया तो सपोर्ट करने के लिए वो उन दबे कुछ लोगों को क्या है कि उन्होंने प्रमोट किया, वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग पहले से राज करके अत्याचार किया करते उनको मार देते हैं वो। वियतनाम सोन बिकेम ए पॉन इन द कंपटीशन बिटवीन अमेरिका एंड यूएसएसआर। अमेरिका वांटेड टू डिस्ट्रॉय द वेटमिन इंस्टॉल इट्स क्लाइंट गवर्नमेंट सोवियत रशिया ऑन द अदर हैंड गेव मिलिट्री एड टू वेटमिन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट अमेरिका ऑन द बैटलफील्ड। इस तरीके से वो क्या होता है, वहाँ पर एक वॉर शुरू जाता है। अमेरिका कारपेट बॉम्ब नॉर्थ वियतनाम उसमें डेडली केमिकल वेपन्स एजेंट ऑरेंज। इस तरह से जो लोग एग्रीकल्चर में बेस्ड नॉर्थ वियतनाम वेटनीस जी रहे थे वो लोग, उनको एजेंट ऑरेंज गिरा करके पूरे वेजिटेशन को, आसपास के पूरे एरिया के वेजिटेशन को खत्म कर देते हैं, एक पौधा नहीं बचता, लोग भुखमरी में मर जाते हैं, ठीक है। और देखिए हॉरिफाइंग पिक्चर्स ऑफ द मर्सिलेस डिवास्टेशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिफेंड ऑफ मीडिया स्टन द वर्ल्ड। इतना देखने के बाद भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। द वेटनीस कंटिन्यू टू फाइट अमेरिका डिस्पाइट द डिवास्टेशन, थाउजेंड्स वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से लोग मरते हैं। ग्रेजुअली द कॉमन सिटीजन्स ऑफ यूएसए बिगेन अपोज, अब देखिए खुद की कंट्री के लोग अपोज करने लगे तो लास्ट में जा करके अमेरिका जो इसको विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। और 1974 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन क्या करता है, अमेरिका फोर्सेस को वहाँ से बुला लेता है। और साउथ वेटनीस गवर्नमेंट कुड नॉट सर्वाइव, वही तो अमेरिका के साथ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो दोनों पार्ट इमर्ज करके लास्ट में 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बनता है, लेकिन
ये ज़्यादा समय चलता नहीं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और इसके अलाइज क्या करते हैं, इसको वापस खींच लेते हैं। सो नो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी विद द कम्युनिस्ट कंट्रोलिंग एवरी फेस ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से लोगों का सिटीजन का जो रहता राइट कम हो जाता है और अंततः वो एक फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाता है और आज भी नहीं बन पाया है। ठीक है, देखिए इसी तरह अफ्रीका में हुआ, सेम सिचुएशन अफ्रीका में हुआ, उसको पढ़िए। एंड इसमें अंगोला इसमें होता है, अफ्रीका के लोग अभी भी इसमें भटक रहे हैं। इसमें भी फ्रेंच डिफीट आ गया, इसमें एक नया एक सेक्शन आता है जो मैं आपको बताया था। यहाँ पर देखिए एक सेक्शन है यहाँ पर, ये है नियो कॉलोनियल डेफिनेशन। इसको याद रखिए, नियो कॉलोनियल क्या होता है। द रिलेशनशिप एज ए फॉर्म ऑफ नियो कॉलोनिज्म इन विच कॉलोनीज एंजॉयड लिमिटेड फ्रीडम वाइल फ्रांस कंटिन्यू टू कंट्रोल द इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन सिस्टम। ये है नियो कॉलोनिज्म, नए प्रकार का या थोड़ा लिमिट दे करके, थोड़ा लिमिटेड फ्रीडम दे करके गुलाम बनाए रखना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर अफ्रीकन लेट फ्रीडम। तो यहाँ से देखिए, अनदर डिफाइनिंग फीचर ऑफ अफ्रीकन डिजिटल फ्रीडम वाज अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। उन्होंने पढ़ने लिखने को अपनाया ही नहीं। इसके अलावा यहाँ देखिए ट्राइबल लॉयल्टीज एक दूसरे साथ थे तो वो लोग कभी भी यूनिटी में नहीं आए। तो ये बहुत कारण था कि लेट अफ्रीका क्या होता है, बहुत लेट से फ्री होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल नाइजीरिया का देखते हैं, यहाँ पे है नाइजीरिया में वैसे होता है। द फर्स्ट was to fight against the colonial rule, while the second was to reunite the many antagonist tribes and clans. मल्टीपल ट्राइब्स और क्लैंस को जोड़ने के लिए ये सारे चुसले करता है ये इंसान। लास्ट में ये नॉर्थ साउथ जो सेक्शन में हर में बना उसी बन जाता है। ठीक है, और ये आइबो और योरुबा ट्राइब्स में आज भी झगड़ा चल रहा है। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन दिस ट्राइब्स led to regional parties in 1950 until they got the Northern People Congress in the country and the Northern National Council of Nigeria, कैमरूस इन द ईस्ट एंड द एशियन ग्रुप इन द साउथ। इस तरीके से लास्ट में फ्रीडम तो पाता है लेकिन वीक डेमोक्रेसी पे टिके होते हैं, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाता है। जो लोग अपने अपने लोगों के लिए जीना चाहते हैं और अंततः लास्ट में वो सिविल वॉर में बदल जाता है। वॉर करवाने से फ़ायदा उनको होगा जो वहाँ सामान को बेचेंगे। तो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वॉर चाहिए, या वॉर में वेपन्स चाहिए, तो वेपन्स या तो यूएसए से ले रहे हैं या फिर रशिया से ले रहे हैं या फिर फ्रांस से ले रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी आ ही नहीं पाई अभी तक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो आपने समझ लिया अलग, अभी तो मुझे सवाल से नहीं आएगा। इससे आएगा सवाल, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। ठीक है ना, एंड डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। देखिए इन 1945 यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, अदर कंट्रीज टुगेदर डिफीटेड द जर्मनी एंड जापान। ये ज़्यादा नहीं टिकता अलायंस जो है यूएसएसआर एंड अमेरिका ग्लोबल कम्युनिटीज के रूप में आते हैं। वर्ल्ड और हमने देखा था कि ब्रिटेन इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, सुपर पावर था, जर्मनी सुपर पावर था, तो उसका जगह इन दोनों ने ले लिया। USSR believed in communism and wanted to propagate the socialist ideologies across the country। ये देखो, इसमें प्रमोट करना चाहता था। And I believe the communist state would reduce inequality by society and taking control over the country's resources, factories, banks, mines, etc., using them for the benefit of all classes of people। अमेरिका इसके अदर हैंड में प्राइवेट एंटरप्राइज और इंडिविजुअल्स हैविंग फ्रीडम टू एक्वायर ऑल रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स सोसाइटी, सभी लोगों को सारे अधिकार देना चाहता था। कुल मिला के सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, अमेरिका ऑल्सो प्रोपोगेटेड डेमोक्रेसी एंड मल्टी पार्टी इलेक्शंस। ठीक है, तो ये भी अच्छा बात था उस समय, लोगों को अपना फैसला खुद चुनना, जब बाद में लोग फैसला करते अपना चॉइस कर लेंगे, तो उनको पहले आज़ादी देना चाहिए, ऐसा वाला स्थिति था। तो देयर आर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द टू ग्लोबल सुपर पावर्स। ठीक है, तो यूएसए बिकमिंग ए सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, अमेरिका बिकमिंग ए सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म। इसको याद रखिए। ए पर्टिकुलर द टू कंट्रीज वांटेड टू एक्सपैंड, द रियलिटी क्या है, एक्सपैंड द स्फीयर इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड एंड मिलिट्री माइट। ये रियलिटी वे रिसोर्सेज चाहता थी उस कंट्री से। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया जाके, क्योंकि वहाँ पे तेल मिलेगा, और भारत से कह रहे कि वहाँ से तेल लो, क्योंकि वेनेजुएला से तेल निकालने का कार्यक्रम अमेरिका वाले करेंगे, अमेरिका को पैसा मिलेगा भारत से। ठीक है, अब देखिए, अमेरिका हैड द अपर हैंड बिकॉज इट पोज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, बट बाद में यूएसएसआर क्या कर उसको एक्वायर कर लेता है। इस तरह से दोनों ही क्या हो गया, बरोबर हो गए शुरू में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये इसका डिवीजन कैसे होता है। टेंशन कंटिन्यू टू प्रेवेल बिटवीन द टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट इट डिड नॉट लीड टू आउटब्रेक ऑफ वॉर। अब इन लोगों ने क्या किया, इसके चेंजेस से पूरे विश्व में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हो गया। ठीक है, कि एक को करें, एक को नहीं करें। ये न्यूक्लियर आर्सेनल की वजह से क्या होता है, एक और दिक्कत है, दोनों डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो क्या होता है, तो पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड प्रिवेंटेड फ्रॉम देम कन्फ्रंटिंग दी ईच अदर डायरेक्टली द वॉर। लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या किया,
प्रॉक्सी वार करवाए उनके कॉलोनीज में और क्लाइंट स्टेट्स में। एग्जाम्पल देखिए, परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर एक्सिडेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो नॉर्थ को रशिया वाले दे रहे हैं, साउथ को अमेरिका वाले दे रहे हैं। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ वालों को अमेरिका ये दे रहा है, क्या बोलते हैं आपका, अमेरिका दे रहा है, साउथ को वो दे रहा है रशिया। इस तरह अमेरिका और उसके अलावा और क्या है, भारत में भी चल रहा था। ठीक है, तो यूएसए सपोर्टेड द नॉर्थन फैक्शंस इन बोथ कंट्रीज वाइल अमेरिका एम टू लेट द साउथर्न फैक्शंस। ठीक है, अब देखिए सिमिलर कंडीशन कहाँ पाकिस्तान यूएसए में चल रहा है। तो यूएसएसआर सपोर्टेड इंडिया एंड अमेरिका सपोर्टेड द पाकिस्तान। अरब में भी वैसे ही इसराइल को इन वेस्ट अफ्रीका प्रॉक्सी अरेना में करने के लिए दोनों ने अपने अपने लोगों को सपोर्ट किया। अंगोला नामिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये प्रॉक्सी वॉर से क्या होता है, ये इसको बोलते हैं सुपर पावर वॉर्स। इसमें उन्होंने डेडलीस्ट न्यूक्लियर वेपन्स और इसके अलावा लार्ज स्केल और भयंकर सारे वेपन्स का डेवलपमेंट किया, उसका इस्तेमाल किया, आजमाया, देखा, उनका टेस्टिंग ग्राउंड था ये। ठीक है, तो थ्रेट टू न्यूक्लियर डेवस्टेशन हंग अप द वर्ल्ड एंड सुपर पावर्स केप्ट थ्रेटनिंग टू द यूज ऑफ वेपनरी इन द एरियाज ऑफ टेंशन। इसके लिए क्या होता है, सब लोग एक साथ खड़े होकर के इसको फिर ख़त्म करने के लिए पैक्ट साइन करते हैं आगे चल के। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। क्वेश्चन क्या है, वाई कोल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड। यहाँ से इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा ये अभी इसका थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, फिर ये तो बाद में हो गया, उसके ऊपर है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4th पॉइंट है, यहाँ तक, और ये लास्ट है 5th पॉइंट। तो ये है इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, कोल्ड वॉर क्यों हुआ। ठीक है।